महन मरहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते थे। वाई इंडिया बाल्कड एट इसराइल्स प्लान्स टू डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान, यानी कि जी इंडिया तो तुम वीडियो देख कर ही ये आप बातें बाद में करेंगे। मैं कहता था ना कि इंडिया और इसराइल ने प्लान बनाया था। चलें बाकी वीडियो के अंदर डिटेल सारी मिलेगी, शुरुआत करते हैं। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है एक समय था जब इजराइल चाहता था कि वो भारत की मदद करे ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन्स पा लेता तो वो पहला इस्लामिक कंट्री बन जाता न्यूक्लियर वेपन्स प्रोसेस करने वाला। और यहां पर आप देख सकते हो खबर 1979-1983 की हम बात कर रहे हैं, व्हेन इजराइल वाज रेडी टू हेल्प इंडिया डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान बट द प्लान वाज कॉल्ड ऑफ। लेकिन कहीं ना कहीं भारत पीछे हट गया, जो मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा कि हम इसके बारे में आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज के डेट में तो हम सब जानते हैं भारत के पास, पाकिस्तान के पास, इजराइल के पास, नॉर्थ कोरिया और जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उन सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन हुआ क्या है कि आज एक बड़ी खबर आई है ईरान से। ईरान की तरफ से क्लेम किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो उस केस में पाकिस्तान मदद करेगा और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वॉर छेड़ देगा इजराइल के ऊपर। और यह आप देख सकते हो, ये बोला गया है जो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल हैं मोहसेन रजाई, जो कि फॉर्मर कमांडर रह चुके हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के IRGC के, और करेंटली वो मेंबर हैं ईरानियन एक्सपीडिएंसी काउंसिल के। और इनके द्वारा एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट ईरानियन टेलीविजन पर दिया गया। और देखिए उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान हैज टोल्ड अस, पाकिस्तान ने हमें बोला है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है हमारे ऊपर तो उस केस में पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इजराइल के ऊपर विथ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से पूरे दुनिया भर में खलबली मच गई है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर अलायंस ईरान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, और यहां पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा वॉर है वो यहां से एस्केलेट हो रहा है। खैर, इजराइल और पाकिस्तान अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 कंट्रीज में से हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोई कमेंट नहीं दिया गया है कि वो मदद करेगा नहीं करेगा। लेकिन हां, पाकिस्तान ने यह जरूर कहा है कि ये जो वॉर चल रही है इसमें पीछे से पूरी तरह खड़ा हुआ है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान पूरी तरह ईरान के साथ है। और पाकिस्तान की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ईरान का साथ देना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड वगैरह हुआ है, जिस तरह से UAE अब्राहम अकॉर्ड में आया है, तो उन सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि मान लो इनकेस अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो क्या पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने मिसाइल को इसराइल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शाहीन 3 अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, इसका पेलोड है 1000 किलो के आसपास, और इसका जो फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल है। और यहां पर अगर हम जियोग्राफिकल कैलकुलेशन करें तो अगर आप कराची से देखोगे, कराची से लेकर तेल अवीव तक, इजराइल तक अगर आप देखिए तो इसका डिस्टेंस आता है करीब 2300 से 2600 किलोमीटर। तो ये दिखाता है कि शाहीन 3 के पास कैपेबिलिटी है टेक्निकली, एक प्रकार से अगर पाकिस्तान चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उससे स्ट्राइक कर सकता है इजराइल के ऊपर। और ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि शाहीन 3 ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो डिजाइन किया गया था भारत को रिटेलिएट करने के लिए, क्योंकि भारत का यहां पर अगर आप देखिए जो पाकिस्तान से सबसे दूर अगर लैंड है तो वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार यहां पर। तो अंडमान निकोबार तक जो मिसाइल है वो पहुंच सके, इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी ताकि फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस बना सके वो भारत के खिलाफ। लेकिन कोइंसिडेंटली यही होता है कि यहां पर ये जो मिसाइल है वो इजराइल तक भी पहुंच सकता है, जिस तरह से इसकी रेंज देखने को मिलती है। अब हम आते हैं कि यहां पर हुआ क्या था 1979 से 83 के बीच में, क्योंकि यहां पर जिस तरह से धमकी दी जा रही है, ईरान ने जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा। ऑल्दो आपको याद होगा कि एक समय था पिछले साल जब ईरान ने ही यहां पर मिसाइल दाग दिया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और उसके बाद एक जंग जैसी देखने को मिल रही थी। खैर, जो भी है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि 1971
1971 आप सब जानते हैं, जब पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली थी, बांग्लादेश एक नया देश बना था। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे, जुल्फिकार अली भुट्टो तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है उसको एक्सेलरेट किया। और इसको देखते हुए इस्लामाबाद के पास, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखिए तो ये रहा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये बॉर्डर है, भारत है इधर, इधर पाकिस्तान। तो इसी के पास, इस्लामाबाद के पास अगर आप देखिए तो जगह है कहूटा, वहां पर एक यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट स्टैब्लिश किया गया था। और कहीं ना कहीं इजराइल को इस बात से डर था कि अगर यहां पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के पास आ जाएगा ना, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने किसी और मुस्लिम कंट्री को, ईरान को या फिर किसी और देश को भी ये न्यूक्लियर वेपन सौंप सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डर था, इस्लामिक बॉम्ब एक प्रकार से इसको बोला जा रहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट इजराइल ये चाहता था। अब होता क्या, आप सब याद होगा, देखिए उस समय तक क्या है ना, 1971 में ईरान और इजराइल के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आज के डेट में जो आप ईरान देखते हो ना, इस्लामिक रिपब्लिक, ये बेसिकली बना था 1979 के बाद। तो 1979 में जब इस्लामिक रिपब्लिक बना तो ईरान पूरी तरह से एंटी इजराइल हो गया। और उसी समय यहां पर इजराइल को चिंता होने लग गई कि कहीं ना कहीं जो इजराइल है या फिर जो भी है यहाँ पर, उससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और कल के डेट में अगर ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स आता है तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खैर, यहाँ पर अब आप देखिए 1979 में ही जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इजराइल के, बेनेचम बेगिन, उनकी तरफ से यहां पर वार्निंग दी गई मार्गरेट थैचर को, जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है ये कहीं ना कहीं डेंजर है। इसके अलावा यहां पर लीबिया के साथ जिस तरह के टाइज हैं, तो ये इजराइल के लिए और इजराइल के जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके लिए ये डेंजर की चीज है, हमें इसको रोकना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम है ऑपरेशन ओपेरा। ऑपरेशन ओपेरा क्या था, जून 1981 में इजराइल ने एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक कर दिया इराक के अंदर। इराक के अंदर ओसिराक रिएक्टर करके था, जिसकी वजह से अगेन इजराइल को डर था कि वहां पर क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले ही इजराइल ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये डिस्ट्रक्शन किया गया था इजराइल के द्वारा बाय यूजिंग F-16 फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए गए और F-15 उसको एक्सकॉर्ट कर रहा था, मतलब उसकी सुरक्षा कर रहा था F-16 की। तो एक स्विफ्ट और एफिशिएंट ऑपरेशन ये किया गया था। और उसी स्ट्राइक से इंस्पायर होकर इजराइल ने क्या किया, एक फुल स्केल मॉकअप बना दिया कहूटा में। अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये इजराइल, अगर आप मैप देखोगे तो ये नीचे वाला पूरा जो सदर्न पार्ट है ये नगेव डेजर्ट है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। और इसी डेजर्ट में क्या करता है इजराइल, अपना पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह बना रखा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करना होता है तो वहां पर किया जाता है। तो इसी नगेव डेजर्ट में बताया जाता है कि एक फुल स्केल मॉकअप बनाया गया कहूटा का, कि कैसे कहूटा के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करके हम उसको खत्म कर सकते हैं। और तब यहां पर 1979 से 1983 के बीच में इजराइल ने ऑफर दिया भारत को और प्रपोजल दिया कि देखिए हम एक प्लान बना सकते हैं जिसके तहत पाकिस्तान का जो कहूटा है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को पोसेस ना कर पाए। और इसके लिए प्लान क्या बनाया गया, प्लान ये बनाया गया कि जो F-16 है, जो बॉम्बर है बेसिकली इजराइल का, तो वो उड़ेगा जामनगर से। ये जामनगर आप देख रहे हो, यहां से ये उड़ान भरेगा इजराइल का F-16 और ये जाएगा पहले उधमपुर में। उधमपुर में जाकर ये रिफ्यूलिंग करेगा और फिर हिमालयास के थ्रू होते हुए यहां पर जो है कहूटा, जो मैंने आपको बताया इस्लामाबाद के पास, वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक कर देगा। इनफैक्ट बताया यह भी जाता है कि भारत के द्वारा भी फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट किए गए, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए गए, ताकि जो हमारा जो जैगवार एयरक्राफ्ट है वो कैसे F-16 को मदद कर सकता है। और जिस तरह से इराक के ओसिराक पर हमला किया गया था, उसी तरह से क्या हम कहूटा के ऊपर भी हमला करके पाकिस्तान का जो एम्बिशन था न्यूक्लियर वेपन का, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग बताई जा रही थी। लेकिन यहां पर ऑब्वियस सी बात है, भारत को और भी चीजें कंसिडर करनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सोर्सेज के माध्यम से बताया जाता है, लाइक ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान और जो एनालिस्ट भरत करनाद हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उस समय ये कॉन्सेप्ट को एक प्रकार से अप्रूवल दे दिया था कि भारत इजराइल को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, एयर स्पेस और बेसिस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो इजरायली जेट्स हैं वो इस पूरे काम को कर दें। लेकिन भारत कहीं ना कहीं हेजिटेट होने लगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहां पर
अगर हम स्ट्राइक करते, अगर भारत की तरफ से स्ट्राइक होता तो पाकिस्तान अगेन एक बड़ा कन्वेंशनल वॉर छेड़ सकता था भारत के खिलाफ। तो भारत शायद ये नहीं चाह रहा होगा। फिर डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी था, भारत को इंटरनेशनल बैकलैश भी झेलना पड़ सकता था। अब हो सकता है कि कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मतलब कि यहाँ पर जो कहने का मतलब यह है कि भारत ये जो स्ट्राइक करना चाह रहा था, इजराइल करना चाह रहा था कहूता के ऊपर, तो ये एक प्रकार से सरप्राइज रहना चाहिए था ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो सरप्राइज भी खत्म हो रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को ये चीज पता चल रही है। और ये कैसे पता चल रही है मैं आपको बताता हूं। यूएस का प्रेशर बहुत ज्यादा था उस समय। जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में थे रेगन, रोनाल्ड रेगन, उनकी तरफ से वार्निंग दी गई दोनों भारत को और इजराइल को, और कहा गया कि यहां पर आप पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करोगे। इनफैक्ट बताया यह भी जाता है कि रोनाल्ड रेगन ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आपके ऊपर इस तरह का कुछ स्ट्राइक हो भी सकता है। और इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए, यूएस डिप्लोमेटिक प्रेशर को देखते हुए, भारत ने इस प्लान से बैकआउट कर गए। और उसके बाद अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है 1984 में, और उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं, तो उन्होंने पूरे इस प्लान को जो है परमानेंटली क्लोज कर दिया था। तो कॉन्सिक्वेंस इसका क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो वैनिश हो गई। पाकिस्तान आगे चलकर न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1998 में, आप सब जानते हैं, भारत के न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद, और एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहां पर इसको कंडेम किया और कहा कि यह हिस्टोरिक ब्लंडर था। भारत के पास जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पाथ को ब्लॉक कर दे हमेशा के लिए, वो शायद भारत ने मिस कर दी थी। और यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रिटायर्ड जो इजरायली जनरल हैं, उन्होंने भी यहां पर कहा कि वी वेर रेडी टू डू योर वर्क, हम करने के लिए तैयार थे, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था। और भारत पीछे हटा लास्ट मिनट पर, कहीं ना कहीं इसी की वजह से आज दोनों के लिए एक खतरा बना हुआ है, इजराइल के लिए भी और भारत के लिए भी। तो देखो ओवरऑल ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसीलिए करता है कि ये जो है ना, ये डायलेमा दिखाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में, न्यूक्लियर डिटरेंस और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग में। मतलब अगर यहां पर अगर स्ट्राइक हो जाता तो आप सोचिए इतिहास कितना अलग होता। आज के डेट में जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले पहलगाम पर अटैक, तो शायद ये चीजें नहीं होती होती। मतलब आप इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जो इतिहास है कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है साउथ एशिया में। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हिस्ट्री है उसको आप कैसे लिंक कर सकते हैं अभी जो प्रेजेंट जो चीजें चल रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी डिक्लेयर की हुई है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है ये। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। आप बताओ इसका मतलब है, सारी वीडियो देखने के बाद मैं तो एक नुक्ते पर पहुंचा कि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत बना ना भुट्टो ने बनाया है, ना किसी कदीर खान ने बनाया है। अगर पाकिस्तान को किसी ने एटमी ताकत बनाया ना, तो वो यूएस ने बनाया। अगर उस दिन, ये जब 90s की बात है, 1980s की, अगर इजराइल अपने 16 से, अब देखें इंदिरा गांधी, वो बता भी रहा है कि इंदिरा गांधी ने बकायदा दे दिया था, अप्रूवल दे दिया था। तो वो रॉगर रेगन, क्या नाम था उसका, तो यूएसए का जो था सदर था, उसने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी देता रहा, उधर से इंडिया और इजराइल पर प्रेशर भी डालता रहा। हालांकि इसके पहले देखें कि इजराइल ने वो क्या नाम है, इराक पर अटैक किया हुआ है, इराक के तबाह किए, जहाँ उनको शक था कि यहाँ कहीं ना कहीं बन रहे होंगे एटॉमिक, मतलब न्यूक्लियर वेपन बन रहे, साइट्स को तबाह किया। अब ईरान को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ? सोचो। तो इसका मतलब जवाब सिंपल यही है, यूएस ने बनाया पाकिस्तान को एटमी ताकत। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेकर आ रहा था ना, ये भी मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ, मैंने डिटेल के साथ, बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ आज ये पूरी वीडियो देखी। आज मज़ेदार की बात है कि मैं आज ही ये वीडियो देखी, पहले भी देख रही लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं देखी थी। जो था ना अपना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये इसको जर्मन भी आती थी और डच, जिसे वो क्या कहते हैं यार, डच लैंग्वेज भी आती थी वो। तो ये आयरलैंड का उस मुल्क में था उस दौर। तो ये जो है ना, इसने ट्रांसलेट करनी थी जर्मन से डच, ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स को करना था, लिखना था, क्योंकि ये उधर का ज़ाहिर बात है एक वर्कर था उस लैब का, उस इदारे का।
तो ये साथ साथ इसको नकल करता रहा, नकल मतलब कापी बनाता रहा, ब्लू प्रिंट लेता रहा। और इसने साथ साथ ये भी लिस्टें तैयार कर ली थी कि ये जो सारा मटीरियल आ रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियर बनाने के लिए ये कौन कौन से जो कंपनी है, ये कौन कौन से सोर्सेज हैं, इसने सोर्स लिस्ट भी बना ली थी। इसने सर ये ब्लू प्रिंट नहीं बनाया था, इसने सोर्स लिस्ट भी बनाई थी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस किस से लेनी है। ये नो डाउट इसका बहुत बड़ा हाथ है डॉक्टर कदीर खान का। लेकिन ये भी देखे कि डॉक्टर कदीर खान उधर रहते हुए इसने सारी चीज़ें पाकिस्तान में भिजवाना शुरू कर दी थी, ब्लू प्रिंट भी, सोर्स लिस्ट भी। और फिर डायरेक्ट नहीं जाता था, मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो, ये है कि इसने एक थर्ड पार्टी एक बंदा रखा था, वो मतलब मुख्य बंदे इंगेज किए होते, वो इसकी बात करवाते थे, आगे सेठ आप, ये सारी चीज़ें होती बड़ी डिटेल वीडियो। तो पता चल गया था इसका चोरी उधर ही था, पकड़ी गई थी। मैं क्यों कहता हूँ कि यूएस ने बनवाया इनको, ये इतला देती हैं जर्मन जो और डच जो एजेंसीज हैं, ये इतला देती है CIA को, मतलब कि USA को, ये बंदा ये काम करता हो, पकड़ा गया, क्या करना है। ये एजेंसी एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनको छोड़ दो, कितना बड़ा ये क्या कर लेगा। तो उसने जानबूझकर USA की एजेंसी ने इंटेंशनली छोड़ा था कदीर खान को कि जाने दो इसको, क्या कर लेगा। और देखें उसने फिर क्या किया। तो फिर जब बना रहा था, फिर इजराइल ने हमला करना चाहा तो वो सदर ने मना कर दिया। तो ये सब सुनारी देखो ना, तो मैं ये कहता हूँ नो डाउट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ज़रूर किया होगा सारा कुछ, लेकिन असल में जो बनाया ना पाकिस्तान को एटमी ताकत, वो US ने बनाया। और अगर आज तक अगर एटमी ताकत है तो USA की इजाज़त मर्ज़ी के बगैर मर्ज़ी के साथ ही है। अगर आज US सच्चा है ना पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बात तो है, सही है। बाकी थैंक्स फॉर मतलब कि कह लें कि मैं इस बात पर करना चाहता हूँ USA का कि बाकी ये बात तो मैंने भी सुनी थी पहले कि उसने रोका था इसराइल को, बकायदा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी थी। अच्छा, मैं देखें कि मुझे इस बात से ना हैरानगी होती है कि कितनी बड़ी गद्दारी, कितनी बड़ी डबल स्टैंडर्ड का मेयार, कितना बड़ा दोहरा चेहरा, मतलब कि डबल फेस दिखाते हैं यहाँ पर कंट्री कि इंडिया भी और इसराइल भी या दूसरी कंट्री भी कि इनके पास जो है ना ये ख़तरा है एक, ये मतलब कि दुनिया के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। तो जो तुम्हारे पास है वो क्या अमन के लिए तुमने बनाए हुए हैं? जो इंडिया के पास एटम बम हैं या इसराइल के पास जो उन्होंने कुछ USA ने दिए हुए हैं और जो कुछ UK वगैरह ने और दूसरी कंट्री ने उनको दिए हुए हैं, तो ये अमन के लिए तुम्हारे पास, हमारे पास आए तो वो ख़तरा है, तुम्हारे पास आए तो वो अमन और शांति के लिए। क्या यार, 2 नंबर के घटिया तरीन आदमी हो तुम। क्यों ये तुम क्यों नहीं कहते कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहा, हम उसको उसकी सिक्योरिटी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने नहीं देंगे, सीधी सीधी बात करो। ये लेकिन मैं हैरान हूँ USA पर भी, एक तरफ वो सपोर्ट करता है इसराइल को टोटल, और एक तरफ वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर। अच्छा, एक और बात तो बिल्कुल ही होगी, मैं गलत था, ये भाई बता रहा है कि कराची से तलब, मैंने सुना था, कहीं मैंने चेक किया था, मेरे ख्याल में मैं भी उधर 3000+ किलोमीटर फासला बनता है, लेकिन जो इसने बताया 2326 किलोमीटर। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शाहीन 3 मिसाइल जिसकी रेंज 2700-2750 किलोमीटर है, और इस तरह देखें तो ये तो हिट कर सकता है इसराइल को। कर सकता है, मुझे मैंने पहले भी चेक किया हुआ, तो मुझे भी जब मैंने एक और वीडियो कराची से अगर लॉन्च किया जाए, लाहौर से किया जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर कराची से किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साल, हाँ वो तो एंड पे है सिटी, तो उधर से कर देंगे, उधर से किया जाए तो फिर ये हिट हाँ फिर वो कर कर सकता सकता है। है। यार ईरान के देख लेंगे कितने स्ट्रॉन्ग मिसाइल हैं, वो जाकर उसको हिट करते हैं, मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा रेंज है। तो और पाकिस्तान के भी पास, अच्छा ये जो पाकिस्तान के पास शाहीन है या नसर है, ये पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है। हाँ, नसर पाकिस्तान में बनता है। भाई कमाल है, ये तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या, मुझे लगा है ये जो पाकिस्तान के जो कह लें कि स्ट्रॉन्ग जितने भी जिनकी कह लें कि ज़्यादा रेंज है ना, ये ये सारे पाकिस्तान में बने हुए हैं।
शाइन 3 शाइन हाँ जो ये छोटे मोटे या और मतलब बता रहा था कि ये असल में बनाया पाकिस्तान ने इंडिया के लिए, इंडिया के सब कुछ निकोबार इंडिया के लिए। निकोबार आइलैंड के लिए वो है ना था। मैं भी हैरान हूँ कि इनका गधों का दिमाग चेक कर लें। इंडिया से आगे जाती नहीं। इंडिया का मैंने कितनी वीडियोस देखी, वो सभी कह रहे हैं कि इंडिया इंडिया इंडिया। कोई और आपने मतलब कि इसराइल को तो कम से कम आप पॉइंट में रखें, इंडिया को आपने हर चीज़ पे। मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैंने वीडियो देखी तो वो भी इसराइल के बारे में अपना इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि ये इंडिया के विशाखापट्टनम को हिट कर सकता है। विशाखापट्टनम इनका ऐसा ही है जैसे हमारा कराची है ना, हाँ वो दूसरी साइड पर है, श्रीलंका साइड पे है इसका सिटी। तो देख ले कि मैं हैरान हूँ यार, किसी और कंट्री का भी नाम ले लेते क्या है। तो फिर तो मैंने ये भी बात सुनी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो इनकी रेंज को ज़्यादा बढ़ा रहे थे, तो उस वक़्त जो है इनको जितना मुशर्रफ ने रोक दिया था। हाँ रोक ये वो ICBM बनाना जा रहा था ना, ICBM की आगे बात। तो बात मुख्य इतनी है कि अगर उसके इजराइल और इंडिया भाई ये अटैक क्यों कर फिर देता, उन्होंने किया है? US वो बता तो रहे हैं, सारी डिटेल्स बताई हैं US से। फिर थोड़ा सा डिले होते होते वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, उसके बाद टोटली ये मोमेंटम ख़राब हो गया। तो आज पाकिस्तान ने 1998 में धमाके कर दिए, तो आज पाकिस्तान के पास कम से कम 200 करीब एटम बम में, थोड़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। इसलिए थैंक्स फॉर US से भी। बिल्कुल। और आज अगर US पाकिस्तान एटमी ताकत है तो USA की वजह से है और USA की मर्ज़ी से है। अगर US ना चाहे तो अभी भी ख़त्म हो सकते हैं। चलें मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।